हेलो फ्रेंड्स, तो रिसेंटली सीबीडीटी के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 को लेके आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 फॉर्म जो है वो नोटिफाई किए गए हैं और इन फॉर्म में काफ़ी सारे मेजर चेंजेस है जो कि किए गए हैं। तो ये फॉर्म जो है वो अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल पे लाइव नहीं हुए हैं, यानी कि ये फॉर्म जो है वो आपके जून के फर्स्ट वीक में इनकम टैक्स पोर्टल पे लाइव हो जाएंगे, जहाँ पे जाके आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो अब आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2025 है। और यदि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो उस केस में आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि रिसेंटली सीबीडीटी के द्वारा जो ये फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं उनमें कौन कौन से मेजर चेंजेस है जो कि किए गए हैं, और इन चेंजेस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए ताकि आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी तो उसके संबंध में आप पहले से ही डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट करके रखें, ताकि जैसे ही ये फॉर्म इनकम टैक्स पोर्टल पे लाइव होंगे तो आप अपनी आईटीआर जो है वो टाइमली फाइल कर सके, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई लेट फीस का पेमेंट गवर्नमेंट को ना करना पड़े। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट तो चेंजेस जो आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के जो आईटीआर फॉर्म में किया गया है वो है आधार नंबर में। तो यानी कि अभी तक क्या होता था कि यदि आपके द्वारा कोई आईटीआर फाइल की जाती थी तो उस केस में आपके द्वारा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली जाती थी तो वहाँ पे आपके पास आधार नंबर के साथ ही आधार एनरोलमेंट आईडी का ऑप्शन भी आता था। यानी कि यदि मान लो आपने आधार नंबर के लिए अप्लाई कर रखा है और आपके पास आधार नंबर नहीं है और आधार एनरोलमेंट आईडी है तो उसके बेसिस पे भी आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते थे। लेकिन अब आपके असेसमेंट ईयर 25-26 से आधार एनरोलमेंट आईडी का जो ऑप्शन है वो आपके आईटीआर फॉर्म से रिमूव कर दिया है। यानी कि अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी तो उस केस में यदि आपके पास आधार नंबर है तो ही आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेस है मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम इफ एप्लीकेबल फॉर करंट असेसमेंट ईयर। तो अब यदि आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है और उस केस में यदि आपके द्वारा फॉर्म 10IA फाइल किया जाता है तो फर्दर आपसे सेट ए में डिटेल पूछी जाती है। और यदि मान लो आपके द्वारा फॉर्म 10IA फाइल नहीं किया जाता है, यानी कि आपके ऊपर फॉर्म 10IA एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उस केस में आप रिटर्न फाइल करते समय ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसकी फर्दर डिटेल आपको सेट बी में देनी है। तो इस तरीके से यदि आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तो आपसे सेट ए में कई सारे क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम इन फॉर्म 10IA इन असेसमेंट ईयर 24-25। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या लास्ट ईयर में आपके द्वारा न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट किया गया था। तो अब यदि आपके द्वारा यस पे टिक किया जाता है तो यहाँ पे फिर आपके द्वारा जो फॉर्म 10IA फाइल किया गया था उसकी डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको प्रोवाइड करना है। फिर फर्दर आपसे पूछा जाता है डू यू विश टू कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम फॉर करंट असेसमेंट ईयर। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप करंट असेसमेंट ईयर में भी न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। तो उस केस में यदि आप नो करते हैं तो फिर से आपको डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि यहाँ पे आपके द्वारा नो पे टिक किया जाता है, यानी कि एक बार आप ओल्ड टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट हो जाते हैं और न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्टिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल जो होते हैं उनको लाइफ में एक ही बार मौका मिलता है ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्टिंग करने का। वो यदि एक बार ओल्ड टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट हो जाते हैं तो फिर वो लाइफ में दोबारा ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यदि आपके द्वारा यस पे टिक किया जाता है तो फर्दर ये डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। लेकिन यदि मान लो आपके द्वारा नो पे टिक किया जाता है तो आपसे फर्दर पूछा जाता है डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम फॉर करंट असेसमेंट ईयर। तो क्या आप करंट असेसमेंट ईयर में भी न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, यानी कि आपने लास्ट ईयर जो है उसमें न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट नहीं किया था और करंट ईयर में यदि आप यस करते हैं यानी कि आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में आना चाहते हैं, तो उस केस में आपके द्वारा जो फॉर्म 10IA फाइल किया जाएगा तो उसकी डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको प्रोवाइड करने होंगे। एंड लास्ट सी ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल। तो अब यदि आपके द्वारा आईटीआर 1, आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फॉर्म फाइल किया जाता है लेकिन आपको वहां पे फॉर्म 10IA फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में फर्दर आपसे पूछा जाता है डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम फॉर करंट असेसमेंट ईयर। तो क्या आप करंट असेसमेंट ईयर में न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट होना चाहते हैं। तो उस केस में यदि आप यस पे टिक करते हैं तो आपके द्वारा जो फॉर्म 10IA फाइल किया जाता है उसकी डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको इसमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे।
नेक्स्ट है सेट बी। तो सेट बी उन टैक्स पेयर के लिए है जिनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है या जिनके द्वारा फॉर्म 10IA फाइल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको यस या नो पे टिक करना है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप कौन सी टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं उसकी डिटेल आपको देनी है। साथ ही लास्ट ईयर में आपके द्वारा कौन सी टैक्स रिजीम ऑप्ट की गई थी उसकी डिटेल भी आपको ITR फॉर्म में देनी मैंडेटरी है। नेक्स्ट चेंजेस किया गया है आपके सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो को लेके। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। यानी कि आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, लेकिन यदि कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन है जो कि आपके द्वारा कर लिए जाते हैं तो उस केस में आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई अमाउंट है जो कि डिपॉजिट कराया जाता है, तो यहाँ पे आपके द्वारा जितनी अमाउंट डिपॉजिट की जाती है उसकी डिटेल आपको डालनी है। नेक्स्ट, यदि मान लो आपके द्वारा फॉरेन ट्रेवल पे यदि 2 लाख रुपए से ज्यादा का कोई एक्सपेंडिचर किया जाता है खुद पे या किसी और पर्सन पे, तो जितना खर्चा किया जाता है उसकी डिटेल आपको डालनी है। नेक्स्ट, यदि मान लो आपके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के बिल का जो पेमेंट किया जाता है वो यदि 1 लाख रुपए से ज्यादा का है तो उसकी यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है। तो इस तरीके से वैसे तो आपको ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है क्योंकि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, लेकिन आपके द्वारा ये सर्टेन ट्रांजेक्शन्स कर दिए जाते हैं तो उस केस में आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और साथ ही ITR फाइल करते समय आपको इन सभी की सेपरेट रिपोर्टिंग भी ITR फॉर्म में करनी है। नेक्स्ट चेंजेस किया गया है इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी या रेंटेड प्रॉपर्टी के संबंध में कोई होम लोन ले रखा है और यदि आपके द्वारा इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है तो ITR फॉर्म फाइल करते समय जब आपके द्वारा इंटरेस्ट की डिटेल डाली जाएगी तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से फर्दर आपसे जो डिटेल मांगी जाएगी उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, आपके ITR फॉर्म में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 44BBC। तो अब यदि कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो कि क्रूज शिप का बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो उस केस में उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी इनकम प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बेसिस पे रिटर्न में शो कर सकते हैं। तो उस केस में उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी ग्रॉस पैसेंजर रिसिप्ट का 20% प्रॉफिट सेक्शन 44BBC में डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेस किया है आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी इक्विटी शेयर है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है जो कि सेल किए जाते हैं जिसपे आपके द्वारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट किया जाता है, तो उस केस में जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है सेक्शन 112A में, तो उसकी रिपोर्टिंग जो है वो अब 2 पार्ट में की जाएगी। यानी कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपको 23 जुलाई 2024 से पहले हो रहा है तो उस प्रॉफिट पे आपको 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि आपको 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल करने से हो रहा है तो उस पे आपको 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट चेंजेस आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A में किया गया है। तो अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर में कोई भी इक्विटी शेयर है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल करने से अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और वो प्रॉफिट यदि आपका 23 जुलाई 2024 से पहले है तो उस केस में आपको 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 23 जुलाई 2024 के बाद में है तो उस केस में उस कैपिटल गेन पे आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन भी 2 रेट से की जाएगी। नेक्स्ट चेंजेस है फ्रॉम रेजिडेंट फ्रॉम सेल ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड डिबेंचर अदर देन कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड इशू बाय द गवर्नमेंट। तो बजट 2024 में आपके अनलिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड डिबेंचर के होल्डिंग पीरियड का जो क्राइटेरिया है उसे भी चेंज कर दिया है। यानी कि अब यदि आपके द्वारा कोई अनलिस्टेड बॉन्ड या अनलिस्टेड डिबेंचर है जो कि 24 मंथ से ज्यादा हेल्ड करके रखते हैं तो उस केस में जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और उस केस में ये कैपिटल गेन यदि आपको 23 जुलाई 2024 से पहले हो रहा है तो उस केस में आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि ये प्रॉफिट आपको 23 जुलाई 2024 के बाद में होता है तो उस केस में आपको 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि अनलिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड डिबेंचर जो है वो आपके द्वारा 24 मंथ्स के अंदर ही रिडीम कर दिए जाते हैं तो उस केस में जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और उस कैपिटल गेन पे आपके टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो एज पर नॉर्मल स्लैब रेट जो एप्लीकेबल होती है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी।
नेक्स्ट चेंजेस है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। तो अब यदि मान लो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है और यदि आपके द्वारा जीएसटी के रिटर्न फाइल किए जाते हैं, तो उस केस में अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी, तो वहां पे आपको जीएसटी टर्नओवर मेंशन करना भी मैंडेटरी है। साथ ही आपको नीचे नोट दे रखा है, प्लीज फर्निश द इंफॉर्मेशन अबव फॉर ईच जीएसटी नंबर सेपरेटली। तो अब यदि मान लो आपके एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पे आपको सेपरेटली जीएसटी नंबर वाइज सेल्स की रिपोर्टिंग भी आईटीआर फॉर्म में करना मैंडेटरी है। तो इस तरीके से आपके जीएसटी का जो टर्नओवर है उसको इनकम टैक्स के रिटर्न में रिपोर्ट करने का मेन पर्पस ये है कि आपके जीएसटी की सेल और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में जो सेल है उसमें कोई मिसमैच ना हो। नेक्स्ट चेंजेस आपके चैप्टर 6 के डिडक्शन में किए गए हैं। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि 80C में, 80D में, 80DD में, तो उस केस में जब आपके द्वारा रिटर्न फाइल की जाएगी और रिटर्न फाइल करते समय जब आपके द्वारा डिडक्शन क्लेम की जाती है, तो उस टाइम आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेक्शन सेलेक्ट करना है कि कौन से सेक्शन में आपके द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। फर्दर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपसे जो भी डिटेल मांगी जाएगी वो सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी, तो उसमें अगर आपके द्वारा कोई भी एग्जेम्पशन या डिडक्शन क्लेम की जाती है, तो उसकी आपको एक्स्ट्रा डिटेल है जो कि आपके आईटीआर फॉर्म में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चेंजेस आपके शेड्यूल 80DD और 80U की रिपोर्टिंग को लेके किए गए हैं। तो शेड्यूल 80DD में जो आपके द्वारा डिडक्शन क्लेम की जाती है कि यदि कोई पर्सन है जो कि डिसेबल है और यदि वो आप पे डिपेंडेंट है और यदि आपके द्वारा कोई मेडिकल के या मेंटेनेंस के अगर कोई खर्चे किए जाते हैं, तो उस केस में आप सेक्शन 80DD में उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर तक आपको सेक्शन 80DD में ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए फॉर्म 10IA फाइल करना पड़ता था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपके द्वारा सेक्शन 80DD में ये डिडक्शन क्लेम की जाती है, तो आपके इस शेड्यूल में 2 नए कॉलम इंसर्ट कर दिए हैं। तो अब आपके द्वारा जो ये फॉर्म 10IA फाइल किया जाएगा, तो इसकी डेट और इसके एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको आईटीआर फॉर्म में मेंशन करना मैंडेटरी है। इसी तरीके से आपके द्वारा सेक्शन 80U में अगर कोई डिडक्शन क्लेम की जाती है, तो इसके संबंध में भी आपके द्वारा जो फॉर्म 10IA फाइल किया जाता है, तो उसकी डेट और उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको आईटीआर फॉर्म में फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट चेंजेस आपके एग्जेम्प्ट इनकम की रिपोर्टिंग को लेके किए गए हैं। तो अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई एग्रीकल्चर इनकम रिसीव होती है और वो एग्रीकल्चर इनकम यदि आपकी 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में आपको फर्दर एक्स्ट्रा डिटेल और भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विथ पिन कोड इन विच एग्रीकल्चर लैंड इज लोकेटेड, यानी कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कौन सी लोकेशन पे है और उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है और उसका पिन कोड नंबर क्या है। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन एकड़, यानी कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एकड़ में कितनी है। वेदर दी एग्रीकल्चर लैंड इज ओन्ड और हेल्ड और लीज, यानी कि ये जो एग्रीकल्चर लैंड है वो आपकी खुद की है या आपने लीज पे ले रखी है। एंड लास्ट है वेदर दी एग्रीकल्चर लैंड इज इरिगेटेड और रेनफीड। तो इस तरीके से अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो उस केस में आपको ये एक्स्ट्रा डिटेल और भी आईटीआर फॉर्म में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए आपको पहले से ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट चेंजेस आपके असेट्स एंड लायबिलिटीज की रिपोर्टिंग को लेके किए गए हैं। तो अभी तक क्या होता था कि यदि कोई टैक्स पेयर है जिसकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा होती थी, तो उस केस में उसे आईटीआर फाइल करते समय अपनी सारी असेट्स और सारी लायबिलिटीज की जो रिपोर्टिंग होती थी वो आईटीआर फॉर्म में करना मैंडेटरी होता था। लेकिन अब इस लिमिट को गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज करके 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कर दिया है। तो इस तरीके से अब यदि कोई टैक्स पेयर है जिसकी टोटल इनकम यदि 1 करोड़ रुपए तक है, तो उस केस में उसे सारी असेट्स और सारी लायबिलिटीज की रिपोर्टिंग आईटीआर फॉर्म में करना मैंडेटरी नहीं है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा जो ये लिमिट इंक्रीज की गई है, तो उससे काफी कम टैक्स पेयर होंगे जिनको अपनी असेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल आईटीआर फॉर्म में देना मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट चेंजेस आपके डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ इनकम जो है उसमें किया गया है। तो अभी तक क्या होता था कि यदि आपका कोई टीडीएस डिडक्ट किया जाता था, तो उसके संबंध में इस शेड्यूल में आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगी जाती थी। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 से यदि आपकी कोई भी इनकम है जिसपे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, तो हर केस में आपको डिटेल देना मैंडेटरी है। यानी कि अब यहाँ पे आपके 2 कॉलम है जो कि नए इंसर्ट कर दिए हैं, जहाँ पे आपको ग्रॉस अमाउंट कितनी है और हेड ऑफ इनकम कितनी है। यानी कि अब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में आपका कितना टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया गया है।
नेक्स्ट चेंजेस आपके ITR 1 और ITR 4 फॉर्म जो है उसमें किए गए हैं। तो जहां पहले आपको अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था सेक्शन 112A में, तो उस केस में आपको ITR 2 या ITR 3 जैसे लेंदी फॉर्म फाइल करने पड़ते थे। लेकिन अब आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है सेक्शन 112A में, और वो कैपिटल गेन यदि 1,25,000 रुपए तक है, तो उस केस में आप ITR 1 या ITR 4 फॉर्म में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन साथ ही एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, तो उस केस में आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।